चलिए पार्ट 2 चालू करते हैं फेमा का। पार्ट 2 स्टार्ट्स विद रेमिटेंस ऑफ असेट्स। सेक्शन 47 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किसे डील करता है? द रिजर्व बैंक इशूड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेमिटेंस ऑफ असेट्स रेगुलेशंस 2016। क्या कहता है ये कि अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया है, उसकी प्रॉपर्टी एसेट्स कहां पर सिचुएटेड है? इंडिया में। या इंडिया वाला पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है? आउटसाइड इंडिया। अगर आप उसको बेचकर आ रहे हो या रियलाइज कर कर आ रहे हो तो उसका रेमिटेंस किस तरीके से होगा वो इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिया हुआ है। अब पहला क्या बताया उन्होंने? रेमिटेंस बाय इंडिविजुअल्स नॉट बीइंग एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि पर्सन इंडिया का नहीं है, एनआरआई है क्या? वो भी नहीं है। तो क्या कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रेमिटेंस ऑफ असेट? स्टार मार्क करो। रेमिटेंस ऑफ असेट्स मीन रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ फंड्स इन अ डिपॉजिट विथ अ बैंक, कि जब इंडिया से पैसा प्रॉपर्टी बेचकर इंडिया से पर्सन कहां ले जा रहा है पैसा? इंडिया के बाहर, तो उसे क्या बोला जाएगा? रेमिटेंस ऑफ असेट्स विथ अ बैंक, फर्म, कंपनी, पीएफ बैलेंस। पीएफ बैलेंस समझ में आता है? प्रोविडेंट फंड, कि अगर आपने नौकरी की है और उसका आपको पीएफ मिल रहा है तो उस पैसे। और सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स। सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स मतलब अगर आप रिटायर हो गए और आपको कोई कंपनी ने क्या दिया है? रिटायरमेंट पर बेनिफिट दिया है, लॉयल्टी कैश दे दिया, तो उससे किस तरीके से डील किया जाएगा? अमाउंट ऑफ क्लेम और मेच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये भी सुना है आपने? आज 5-5 हजार रुपए डालिए, फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? 30,000 रुपीज पर मंथ। सुना है कि जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जब हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देना स्टार्ट कर देंगे। आया सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी अदर असेट हेल्ड in accordance with the provision of Foreign Exchange Management Act 1999। आया बेटा समझ में कि अगर आपकी इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करी हुई है और आप उसको बेचकर पैसा कहां ले जाना चाहते हो? इंडिया के बाहर, तो कैसे जाएगा? तो उन्होंने बोला किसको ऑथोराइज किया जाएगा? ऑथोराइज डीलर may allow remittance of assets by foreign national, कि अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है आपकी और उस प्रॉपर्टी को बेचकर आप जितना भी पैसा है वो कहां ले जाना चाहते हो? अपने होम टाउन या होम कंट्री, तो आप किसकी परमिशन से ले जा सकते हो? ऑथोराइज डीलर। आया पहला, वेयर द पर्सन हैज रिटायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अगर आप इंडिया में नौकरी कर रहे थे और यहां से रिटायर होकर पूरा पैसा कहां ले जाना चाहते हो? आउटसाइड इंडिया। सेकंड, अगर आपका पुश्तैनी पैसा है और वो आप कहां ले जाना चाह रहे हो? इंडिया के बाहर। और द पर्सन इज अ नॉन रेसिडेंट विडो और विडोअर। मतलब समझ रहे हो? आपकी वाइफ कहां पे काम करती थी? इंडिया में। या आपका हस्बैंड कहां काम करने आया था? और वाहेगुरु कहां हो गया? इंडिया में ही। तो उन्होंने बोला उनका पैसा तो है, इंसान खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, पैसा छोड़ गया, अब वो पैसा आप कहां ले जाना चाहते हो? डन। या फिर हैज इनहेरिटेड असेट्स फ्रॉम हर और हिज डिसीज्ड स्पाउस, मतलब उस पर्सन ने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद के रखी थी और वो प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा लेकर आप कहां जाना चाहते हो? डन। या फिर पर्सन कहां था? नेशनल रेसिडेंट। होता है ना, इंडियंस फॉरेनर्स से शादी कर लेते हैं, अब वो चली गई छोड़कर, ठीक है, आप इंडिया के सिटीजन हो बट आपकी प्रॉपर्टी बिकी, तो उस पर पहला हक किसका है? स्पाउस का। जो चली गई तो वो आई और सब बेचकर चली गई, तो उन्होंने बोला जान दो, बट द रेमिटेंस शुड नॉट एक्सीड 1 मिलियन US$ पर फाइनेंशियल ईयर। आया समझ में आ गया कि अगर आप कोई भी पैसा ले जाना चाहते हो तो उसकी लिमिट कितनी फिक्स करके रखी ऑथराइज डीलर ने? 1 मिलियन US$। दिस लिमिट हाउएवर विल नॉट कवर सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स हेल्ड ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस। एक बार एसेट बेची, ठीक है, और $5 मिलियन में आपकी एसेट गई, तो 5 साल में टुकड़ों टुकड़ों में ले जाओगी क्या? ना, एक ही बार में पैसा ले जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक। आया
In case the remittance is made in more than one installment, the remittance of all installments should be made through same AD category on submission of documentary evidence. अगर आपको $3 मिलियन या $2 मिलियन मिले, आप एक साल में नहीं ले गए, आप टुकड़ों में पैसे लेकर जा रहे हो, तो आपको ऑथोराइज डीलर सेम रखना पड़ेगा, पहली चीज, और दूसरा पिछला उसको एविडेंस देना पड़ेगा। डन? हाँ या ना? अच्छा, $1 मिलियन है और आप 30 करके 10 ऐसे टुकड़ों में ले गए तो ले जा सकते हो, हाँ अलाउड है, बट आपका ऑथोराइज डीलर चेंज नहीं होना चाहिए। आया? दूसरा, आपको ऑथोराइज डीलर को पुराने जितने भी ट्रांजैक्शन है उसका क्या देना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आया बेटा पॉइंट समझ में? थर्ड, द रेमिटेंस इज in respect of balances held in by a foreign who has completed his studies. अगर कोई फॉरेन का बच्चा पढ़ने कहाँ आया? इंडिया में, अब उसके बैंक अकाउंट में अगर कुछ पैसा रह गया तो वो इंडिया से बाहर ले जा सकता है, ले जाओ। अगर उसको कुछ स्कॉलरशिप इंडिया से मिली है तो स्कॉलरशिप का पैसा ले जा सकता है, ले जाओ। पर डन? आया समझ में? पक्का? ठीक। अब उन्होंने बोला 3 लोगों के लिए चीज अवेलेबल नहीं है। पहला, नेपाली, भूटानी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आया? ये ले जा नहीं सकते। पहला पॉइंट समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया बेटा, कि अगर कोई इंडिया के बाहर का पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी कहां पर है, या जिसने नौकरी कहां करी, इंडिया में, या जिसको सिक्योरिटी शेयर्स बेचकर पैसा कहां से मिला, इंडिया में, और वो लेकर कहां जाना चाहता है, आउटसाइड इंडिया, ले जा सकता? हाँ, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। कितना? $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। टुकड़ों में ले जा रहा है तो ले जाओ, ऑथोराइज डीलर सेम होना चाहिए। आया? और आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा। डन? सेकंड, उन्होंने बोला रेमिटेंस बाय NRI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। डन? NRI means a person resident outside India. Who is a NRI? समझ में आता ना आपको? नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब इंडियन सिटीजन जो कहां रह रहा है, आउटसाइड इंडिया, बट ही होल्ड्स द सिटीजनशिप इन। डन? तो अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों स्टार मार्क करो बेटा, एग्जाम में आता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ any country other than Bangladesh or Pakistan or such other country as may be specified by central government, satisfying the who was a citizen of India by Constitution or Citizenship Act 1955। आया समझ में? ऐसा पर्सन जो पैदा कहां पर हुआ था, इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, या फिर उसके पास नागरिकता है, सिटीजनशिप है, अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955। पहला पॉइंट समझ में आया? दूसरा, हु बिलोंग टू टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947 और हु इज ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भी समझ में आता कि भैया आपके दादाजी परदादाजी कहां पे थे, इंडिया में, और अब आप कहां हो, बाहर। आया? हाँ या ना? होलकर्स में ऐसा ही है ना, रिचर्ड होलकर, तो रिचर्ड नाम इंडिया का है क्या? ना। आया? हाँ या ना? नेक्स्ट उन्होंने बोला हु इज द स्पाउस ऑफ इंडियन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बोला भाई ये भी हो सकते हैं। और अगर ये प्रॉपर्टी बेचने कहां आए हैं, इंडिया, कि इसका पैसा कहां लेकर जाओगे, तो बोले आप फॉरेनर हो, बोले हम फॉरेनर नहीं है, हम हैं तो यहीं के गधे हैं, यहीं के सिटीजन हैं, पर हम यहां से बेचकर बोरिया बिस्तर कहां जाना चाहते हैं। आया समझ में? हाँ या ना? जैसे मेरा पड़ोसी है, उसके फादर की प्रॉपर्टी इंडिया में है, अब मदर फादर कहां है, इंडिया में, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहां है, USA, आउटसाइड इंडिया हो गया। हाँ, अब उन्होंने बोला फादर भी ऑफ मदर भी, तो यहां आए भाई साहब, पूरी प्रॉपर्टी बेची और पैसा कहां ले जाना चाहते हैं,
आउटसाइड इंडिया, तो उन्होंने बोला वो किस कैटेगरी में आएंगे, रेमिटेंस बाय एनआरआई, और आया तो उन्होंने बोला अलाउड है, उन्होंने बोला अलाउड है। किससे परमिशन लोगे, टुकड़ों में ला रहे हो तो सेम एडी होना चाहिए, और पूरा ट्रांजैक्शन जितना भी होगा वो कैसे होगा, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट से। आया आया ना, और लिमिट रिमेन सेम, कितना, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। डन बेटा, पक्का, आया मनन समझ में, ऑनलाइन डन। नेक्स्ट इज रेमिटेंस बाय एंटिटीज, डन। इंसान का समझ लिया, क्या बोला, फॉरेन वाला इंडिया से, इंडिया वाला फॉरेन में, अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेचकर जा रहा है, बेचो, लिमिट कितनी है, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, डन। दूसरा, एडी कैटेगरी बैंक से पूछना पड़ेगा, अगर ट्रांचेस में पैसा ले जा रहे हो, टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में, तो सेम होना चाहिए, डन। नेक्स्ट, रेमिटेंस बाय कंपनीज और एंटिटीज, समझना, अगर एडी में अलाउ रेमिटेंस बाय अंडर ऑन डायरेक्शन इशूड बाय कोर्ट ऑफ इंडिया, कि अगर इंडियन कंपनी है आपकी और उसको बंद करके बोरिया बिस्तर बांधकर आप वापस कहां जा रहे हो, आउटसाइड इंडिया, तो उन्होंने बोला अलाउड है। हाँ, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एप्पल आया इंडिया, कैलिफोर्निया का कंपनी यूएसए, अब उन्होंने बोला भैया इंडिया में आपका क्या हो गया, वाइंड अप, लिक्विडेशन। अब उन्होंने बोला बोरिया बिस्तर बांधकर हम किधर को जाना चाहते, वापस कैलिफोर्निया। उन्होंने बोला जाओ, कुछ शर्तें पूरी कर दो। पहला क्या ले आओ, एक इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट ले आओ कि आपने इंडिया में सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया है, पहला आया। सेकंड, उन्होंने ऑडिटर सर्टिफिकेट ले आओ कि जो भी कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013, आया, डन। और अगर वाइंडिंग अप कोर्ट के अलावा हुआ है, आपने स्ट्राइक ऑफ कर दिया या कुछ भी हुआ है, तो आपके अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन पेंडिंग नहीं है, ले जा सकते हो पूरा पैसा, ले जाओ, सर्टिफिकेट लेकर आ जाना, डन। हाँ या ना, पक्का बेटा। नेक्स्ट इज रेमिटेंस वाइंडिंग अप प्रोसीड्स ऑफ ब्रांच या ऑफिस, कि अगर आपका ब्रांच ऑफिस या ब्रांच यहां पर है इंडिया में, यहां से जितना पैसा कमा रहे हो ब्रांच ऑफिस से, वो कहां लेकर जाना चाहते हो, ले जा सकते हो, हाँ, विद परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक। इंडिया में प्रोजेक्ट ऑफिस चलता है, हाँ, तो उन्होंने बोला प्रोजेक्ट चलाया, पैसा कमाया, इंडिया के बाहर जाने का है, जा सकते हैं, हाँ, ले जाओ पैसा, किसे परमिशन ले लो, ठीक है, उसकी कॉपी लगा दो, अ कॉपी ऑफ रिजर्व बैंक परमिशन फॉर एस्टैब्लिशिंग ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, कि आप आए लीगली थे, आया, ठीक। दूसरा, किससे सर्टिफिकेट लाओगे, ऑडिटर सर्टिफिकेट, आया, कि पैसा कहां से आया, आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, आपकी कोई भी गलत सोर्सेज से इनकम नहीं है, और आपने सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इंडिया में फुलफिल कर लिए हैं, और इंडिया में आपके अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, और आपने किसको परमिशन दे दिया है, आरओसी, डन। आया कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी जिसका इंडिया में क्या है, ब्रांच ऑफिस, तो कोई लिमिट है क्या, नहीं, बस ऑडिटर से सर्टिफिकेट ले आओ कि आपकी कोई लायबिलिटी, आरबीआई की परमिशन की कॉपी दे दो कि जब आप आए थे ब्रांच ऑफिस सेटअप करने, जब आपने लीगली किसे परमिशन ले ली थी, आरबीआई, आया। आरओसी कंप्लायंसेस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है, डन। नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ असेट्स रिक्वायरिंग आरबीआई अप्रूवल, अरे सिंपल है ना, अरे आपको ऊपर लिमिट कितनी बताई, $1 मिलियन, उससे ऊपर जा रहा है तो, आया समझ में, डन, पक्का। सबसे अच्छी मुझे लैंग्वेज लगती है आरबीआई की, एक बार पढ़ो, मजा आ जाएगा। हार्डशिप विल बी कॉज्ड टू अ पर्सन इफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया इज नॉट मेड सच टू सच अ पर्सन, अगर आपने दिमाग लगाया, कुछ भी करा, तो तुमको दिक्कत में ले आएंगे हम, सीधी बात बोली, नो बकवास। हार्डशिप मतलब दिक्कत दे देंगे बहुत बड़ी, आया, हाँ या ना,
पक्का? बोले पेनल्टी वेनल्टी ठीक है, दिक्कत दे देंगे बहुत बड़ी। आया समझ में? नेक्स्ट उन्होंने बोला आपको किससे क्लियरेंस लेना पड़ेगा? इनकम टैक्स क्लियरेंस। ये तो सिंपल है ना भाई, हम इंडियंस को नहीं छोड़ रहे, तुम तो बाहर से आ रहे हो, तुमको तो और नहीं छोड़ेंगे। आया? पक्का? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? नेक्स्ट उन्होंने बोला एग्जम्पशन फ्रॉम और रिपैट्रिएशन। चालू करें। अगर आपने क्या करा इंडिया में? अरे नालायको पढ़ो, क्या करा है? अरे स्क्रीन से पढ़ो, ये मार्क कर रहा हूं। अरे रुको, ये मार्क कर रहा हूं मैं, अब दिखा। पहला क्या है? एम्प्लॉयमेंट। या तो ऑनरेरियम। ऑनरेरियम सुना है आपने? नारियल, श्रीफल और कैश प्राइज देते हैं, चीफ गेस्ट हैं आप हमारे यहां पर। फिर और अदर means may be possessed. Reserve Bank may exempt such other receipts as it thinks fit. आया? एग्जाम्पल देता हूं बेटा। या तो इंडियन कोई पर्सन है जो बाहर गया, उसको क्या मिला? ऑनरेरियम। आया? या फिर बाहर का कोई पर्सन है, वो आया इंडिया, उसे क्या मिला? ऑनरेरियम। या मिल गया गिफ्ट, या मिल गया डन, या वोकेशन, गाना गाकर आए और आप इंडियाज गॉट टैलेंट में जीत गए। डन। तो उन्होंने बोला अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आरबीआई के पास पावर है कि वो आपको एग्जम्प्ट कर सकते हैं। सचिन दा का नाम सुना? सचिन तेंदुलकर, है ना? हाँ या ना? मास्टर ब्लास्टर, है ना? अब ना सचिन भाई साहब इतना बढ़िया क्रिकेट खेलते थे कि उनके एक फैन फॉरेन में थे, माइकल शूमाकर। माइकल शूमाकर तुम नहीं जानते, बट वेरी ऑसम F1 रेसर। उन्होंने सचिन को फरारी गिफ्ट करी, बोले मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ, माइकल शूमाकर ने गिफ्ट करा फरारी और भारत सरकार ने उठा के उस पर लगा दिया 200% कस्टम। वहां से चीज फ्री में आई थी, यहां करोड़ रुपए की हो गई। हाँ, सचिन तेंदुलकर है यार। सचिन तेंदुलकर ने बोला ये क्या यार, मैं देश के लिए इतना करता हूं, है ना, मेरे लिए तो कुछ करो। उन्होंने बोला एक बार देखते हैं। उन्होंने क्या करा? एग्जाम कि भाई इनको गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट गिफ्ट ही रहेगा, एज अ ऑनरेरियम हम आपको क्या करते हैं? माफ। आया समझ में? आया ना? पक्का? अगर मुझे गलती से जैकलिन ने क्या दे दिया वहां से? गिफ्ट। ठीक है, मैं आया, मैंने बोला मेरी चलती तुम्हारी जलती, तो बोले नहीं जलती। ठीक है, हम चाहे तो क्या कर सकते हैं? एग्जाम। आरबीआई बोलेगा कि यू आर द सेकेंड पर्सन, है ना, जो श्रीलंका जाकर ताल्लुकात बढ़ा रहा है। रावण भी तो आया था ना, मंदसौर। बोले आप भी इंदौर से ही हो, तो बोले आपके लिए अलाउड है। आया समझ में? डन? पक्का? नेक्स्ट इज पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ और फॉरेन कॉइन्स। ठीक है, डैश लगा के लिख दो $2000, $2000। डन? लिखा हुआ है। क्या बोला उन्होंने? कि भाई आप अपने पास पजेस कर सकते हो और रिटेन करके रख सकते हो। कितना पैसा? नॉट मोर देन $2000। समझिए ना, मोदी जी तो नहीं बोल सकते, अंबानी जी को अर्जेंट में इंडिया के बाहर निकलना पड़ सकता है कभी भी। विराट जी को कभी भी इंडिया के बाहर अर्जेंट में निकलना पड़ सकता है। एक फोन आया और श्रीलंका निकलना है, तो उन्होंने बोला भाई आप ना घड़ी घड़ी सरेंडर मत खेलो, आप $2000 तक अपने पास ही होल्ड करके रख सकते हो। आया? आया ना? अच्छा, अब आपके ताल्लुकात धीरे धीरे खत्म हो गए, अब आपने बोला अब नहीं जाऊंगा श्रीलंका। पक्का? तो उन्होंने बोला 90 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? आया ना? पॉइंट समझ में आया? पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, कि एक पर्सन इंडिविजुअली कितना पैसा अपने पास रख सकता है, तो बोले जितना पैसा रखना है रखो। किसके पास? आया? कॉइन्स रखना है तो रखो,
पर अगर नोट की बात आ गई, बैंक नोट की, तो नॉट एक्सीडिंग $2000, डन। बोलो ठीक। फॉरेन से अगर कोई पर्सन इंडिया में आ रहा है तो भी $2000, यस। इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो वो भी अपने पास कितना होल्ड करेगा, $2000। आया, सॉर्टेड। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, इसमें केस स्टडीज आती है। नेक्स्ट, एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। समझ रहे हो आप, ट्रांसफर और एक्विजिशन। अगर आप क्या कर रहे हो, कोई इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो या फिर ट्रांसफर कर रहे हो, क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। ध्यान से समझना, अ पर्सन रेसिडेंट कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया if such property was held or owned by him when she was or he was resident in India or inherited from a person resident in India। मतलब इंडिया में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। हाँ, तो अगर आप नौकरी करने आए थे, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो प्रॉपर्टी आपकी। अगर आपके बाप दादा इंडिया में रहते थे और उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी, हाँ, होल्ड कर सकते हैं। आपको किसी को ट्रांसफर करना है, कर सकते हो, कर सकते हो। आया समझ में, बोलो ठीक। बट उन्होंने बोला कुछ प्रॉपर्टीज अलाउड नहीं है। पहला बाहर वाला इंडिया में क्या नहीं होल्ड कर सकता, एग्रीकल्चरल लैंड। दूसरा, प्लांटेशन प्रॉपर्टी। थर्ड, फार्म हाउस इन इंडिया, डन। ठीक है। एनआरआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा इंडियन जो कहां रह रहा है, इंडिया के बाहर, वो चाहे तो परचेस कर सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कौन सी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता इंडिया में, 3। पहला, एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी, फार्म हाउस। आया समझ में, डन। सेकेंड पॉइंट, एनआरआई एंड ओसीआई कैन एक्वायर बाय वे ऑफ गिफ्ट any immovable property from a resident in India और NRI और OCI। आया समझना, मेरे फादर इंडिया में, मैं यूएस में, मैं क्या हो गया, NRI। अब मैंने यूएस में ही शादी कर ली और मेरा बेबी कहां पैदा हुआ, यूएसए। अब यूएसए में जैसे ही बेबी पैदा होता है, उसके पास यूएस की क्या आ जाती है, सिटीजनशिप। ठीक है, लॉ है वहां का कि आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, या तो शादी कर लो वहां पे या फिर वहां पैदा हो जाओ, डन। तो मेरा बच्चा कहां का है, पर दादू की प्रॉपर्टी कहां है। आया, तो वो होल्ड कर सकता है, हाँ। कैसे मिलेगी उसको, इनहेरिटेंस में। आया समझ में, पक्का। मैं प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता हूं, हाँ, डन, पक्का। NRI, डन, ठीक। मैं चाहूं तो मेरे बच्चे को ट्रांसफर करके जा सकता हूं प्रॉपर्टी, हाँ। वो चाहे तो मुझे ट्रांसफर कर सकता है, हाँ। आया समझ में, पर फिर 3 प्रॉपर्टी में उसको नहीं दे सकता। एग्रीकल्चर लैंड मतलब मेरे बाप दादा की अगर किसान ने जमीन दी, गई, नहीं होगी ट्रांसफर। दूसरा, प्लांटेशन, नर्सरी खोली थी उन्होंने। थर्ड, फार्म हाउस, ये भी नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर लैंड और फार्म हाउस में डिफरेंस है, हाँ, बहुत डिफरेंस है। आया समझ में, हाँ या ना। एग्रीकल्चर लैंड मतलब वो पीस ऑफ लैंड जहां पे सिर्फ खेती होगी, और फार्म हाउस मतलब वहां पे आप डाइवर्जन निकालकर छोटा सा मकान बना रहे हो। आया, डन। तो अलाउड है, उन्होंने बोला हाँ अलाउड है, डन बेटा। यस। अपन रखना चाह रहे तो अपने पास कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, $2000। उसके पास 5 लाख रुपए से ऊपर रख सकते हो, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, काउंट्स विदाउट एनी लिमिट रख सकते हो, क्योंकि कॉइन्स की इतनी वैल्यू नहीं होती है, डन। नेक्स्ट इज पेमेंट, हाँ है, डन। नेक्स्ट इज पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिर्फ सिंपल सा है, उन्होंने बोला या तो नॉन रेसिडेंट एंटिटी
अकाउंट होना चाहिए, या तो FCNR अकाउंट होना चाहिए, या नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होना चाहिए। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसका रिसीट एंड पेमेंट किस तरीके से होना चाहिए? 3 टाइप के अकाउंट से, या तो NRE, या तो आप इसका पेमेंट कभी भी ट्रेवलर्स चेक फॉरेन करेंसी में नहीं कर सकते हो। जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सिर्फ 3 बैंक अकाउंट से ही हो सकता है। आया? डन? समझना। नेक्स्ट क्या बोला मैंने? जॉइंट एक्विजिशन बाय स्पाउस ऑफ एन NRI एंड OCI। मैं इंडियन, मेरी वाली लंकन। आया समझ में? हम दोनों ने मिलके हमारे सपनों का घर कहां खरीदा? इंडिया में। उन्होंने बोला खरीद सकते क्या? हाँ। उन्होंने बोला अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड नॉट बीइंग अ NRI और OCI हु इज स्पाउस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इंडिया में एक्वायर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी। ज्यादा से ज्यादा कितनी प्रॉपर्टी? एक खरीद सकते हो। वो भी कौन सी नहीं होना चाहिए? एग्रीकल्चर, फार्म हाउस, प्लांटेशन। जॉइंटली खरीदना है तो खरीद सकते हो, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। और उसका पेमेंट भी कैसे होना चाहिए? या तो NRE अकाउंट, या तो FCNR अकाउंट, या तो NRO अकाउंट। आया ना? पक्का? एक और ट्विस्ट ले लो। शादी को कम से कम 2 साल हो जाना चाहिए, टिकाना पड़ेगी, चलाना पड़ेगी, नीचा हो तो भी चलाना पड़ेगा। देख लो, द मैरिज शुड हैव बीन एंड सब्सिस्टेड फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ। आया? पक्का? डन? आया? नेक्स्ट उन्होंने बोला इंडिया क्या है? बाप है। इंडिया क्या है? बाप है। अब ध्यान से सुनना, ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इंडिया क्या है? बाप है। किसका? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। आया? तो उन्होंने क्या बोला? अ पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश और belonging to minority communities in countries like Hindus, Sikh, Jain, Buddhism, Parsis, and who is residing in and has granted a long term visa holder by। खरीदना है खरीदो, सिर्फ कितनी प्रॉपर्टी? एक खरीद सकते हो, इंक्लूडिंग आया फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन एंड 1 फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। समझना, आप कभी शिमला मैक्लोडगंज घूमने गए, डलहौजी घूमने गए, ठीक है? अब समझना, गोवा गए? नहीं। अब अगर इंसान गोवा जाता ना तो आप वहां पे पोर्चुगीज देखोगे, ठीक है? फिर अगर आप जाओगे हैदराबाद तो वहां पे कुछ पाकिस्तानीज आपको दिख जाएंगे जो दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, ठीक है? अगर आप ऐसी अलग अलग जगह जा रहे हो और वहां पर आपको 3 लोग मिल जाते हैं, पहला या तो अफगानिस्तानीज हैं, या तो बांग्लादेशीज हैं, या तो पाकिस्तानीज है। तो उन्होंने बोला इंडिया में आप एक घर खरीद सकते हो, या तो नीचे दुकान ऊपर मकान, या तो सिर्फ एक घर। कहानी खत्म। आया? एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकती है। आया? और वो भी कहां पर? जहां सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उस एरिया में, उसी जगह पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। और आपके पास क्या होना चाहिए? LTV। LTV बोले तो लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर, मतलब इंडियन आर्मी आकर आपको चेक करके, आपका घर चेक करके, आपके सारे डॉक्यूमेंट जब्त करके आपको बोली रुक जाओ जब तक रुकना है। जाना है उस दिन किसके पास आना? हमारे पास। हम वीजा देंगे, हम आपके क्लियरेंस करेंगे डॉक्यूमेंट, फिर कहां जा सकते हो? इंडिया के बाहर। आया? हाँ या ना? पक्का? कल से मालूम पड़ा आप किसी को चोरी चोरी छुप के खबर देते थे। समझे किसकी बात हो रही है? उन्होंने बोला आपकी प्रॉपर्टी तो गई, कॉन्फिस्केट भी कर ली, और आपको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? एंटी इंडिया एक्टिविटीज। आया? टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आया?
ठीक है, और बोले बिल्कुल आपके आदर सत्कार में एक इंसान आएगा, नाम रहेगा डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसके पास आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, या किसके पास रहेंगे? फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, एम्बेसी, या फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। यहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा रहेंगे, किसके कहने पर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आया? डन? कि आपको रहना इंडिया में, आपको लगता है इंडिया में ही रहेंगे, रहो, आपके सारे डॉक्यूमेंट इधर दे दो। आया? कल से दिक्कत दी तो आपको दिक्कत दे देंगे। आया? हाँ या ना? पक्का? मतलब रातों रात घपला करके भाग पाएंगे क्या? नहीं। आया? पक्का? नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल है, लिखना चाहो लिख लो अपनी लैंग्वेज में, या फिर मैं बोल रहा हूं सुन लो, मार्क कर लेना। उन्होंने कहा कि आपको जो एक्सपोर्ट करना है करो, जितने गुड्स की वैल्यू, जितने सर्विसेज की वैल्यू एक्सपोर्ट करना है करो, आपको उसका वैल्यू डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है आपको उसका पूरा एक्सपोर्ट वैल्यू बताकर सरकार को सबमिट करना पड़ेगा। उसके अंदर की सारी डिटेल्स, क्या जा रहा है, कितने भाव से जा रहा है, सारी चीजें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आया? बोले साहब फर्स्ट टाइम जा रहा है, माल पता ही नहीं कितनी वैल्यू है। तो उन्होंने बोला आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट कंडीशन देखकर उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उतना डिफाइन करना पड़ेगा। आया? आ गया? और पूरी रिपोर्ट बनाकर किसको सबमिट करोगे? रिजर्व बैंक। डन? ठीक? आया समझ में? डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट समझ में आया कि आपको फुल वैल्यू एक्सपोर्ट की डिक्लेयर किसको करना पड़ेगी? आरबीआई। एसेटेनेबल नहीं है तो मार्केट कंडीशन में जो भी सिमिलर गुड्स बिक रहा है उसको रेफर करते हुए उसकी वैल्यू डाल देना। आया? डन? ठीक? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी काम होगा, पैसों का लेन देन किसके थ्रू होगा? ऑथोराइज्ड डीलर। Only authorized dealer is authorized to make payment and receive payment on behalf of the exporter. Done? बोलो। ठीक? अब उन्होंने बोला प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट समझना। अगर आपको कोई टेंडर मिला रोड बनाने का, ब्रिज बनाने का, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने का, इंडिया के बाहर, उन्होंने बोला जाइए इंडिया के बाहर जाइए, प्रोजेक्ट लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाइए, बट फॉलो करिएगा गाइडलाइन इशूड बाय रिजर्व बैंक। आया? पहले परमिशन लो, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, कितना पैसा लाओगे, फिर उसको चेक करेंगे हम कितना पैसा लाया या नहीं लाया। आया? ऑथोराइज पर्सन पढ़ा दिया बेटा, कल ही हो चुका है फर्स्ट लेक्चर में। ठीक? ऑथोराइज पर्सन मतलब ऑथोराइज डीलर, दूसरा मनी चेंजर, थर्ड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर person who is authorized to deal in foreign exchange और foreign securities. Done? अब जो भी ऑथोराइज पर्सन बनना चाहता है वो एक एप्लीकेशन किसको लिख दे? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक उसकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद विथ मॉडिफिकेशन और विदाउट मॉडिफिकेशन क्या कर देगा? उसको सर्टिफिकेट दे देगा। डन? Done? Next is power of Reserve Bank to issue direction to authorized person. रिजर्व बैंक के पास पावर है कि वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकाल कर ऑथोराइज पर्सन को डायरेक्शन दे सकता है। आया? पक्का? अब इसमें पेनल्टी है, अगर आपने आरबीआई की बातों का कंप्लायंस नहीं करा तो डन, और अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है बेटा तो एडिशनल पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज पर डे। डन? 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 नेक्स्ट इज एडजुडिकेशन एंड अपील। स्टार मार्क करिए, करिए करिए, जल्दी करिए, स्टार मार्क करा। चलिए, सबसे पहले उन्होंने बोला अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन निकालकर फेमा से रिलेटेड केसेस सुनने के लिए ऑथोराइज प्रिस्क्राइब कर सकती है, जिसे क्या बोला जाएगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। आया?
डन. नेक्स्ट इज अपील टू स्पेशल डायरेक्टर. आई गेस मेरे पास नोट्स है इसके. अपील एंड एडजुडिकेशन. सेक्शन 13 क्या कहता है? इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स any provision of regulation or any notification or any, तो उसने क्या कर दिया? कॉन्ट्रावेंशन. तो उसके ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी. फिर से सेक्शन 13 क्या बोलता है बेटा? अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रावेंशन करता है किसी भी एक्ट, किसी भी रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन या डायरेक्शन, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? पेनल्टी. अगर पेनल्टी क्वांटिफिएबल है, उसको पैसों में तोल सकते हो, निकाला जा सकता है, तो अप टू थ्राइस द अमाउंट. डन. अगर वो पैसा नॉन क्वांटिफिएबल है तो पेनल्टी अप टू 2 लाख रुपीस. डन. आया. और अगर कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूइंग नेचर का है तो 5,000 रुपीज डेली. सेक्शन 13 याद रहेगा. डन. चेंज है क्या? हाँ. डन. आया. एडजुडिकेशन एंड अपील समझ में आया. इसके पहले जो पेनल्टी बताई है वो ऑथोराइज्ड पर्सन की है, और अभी ये कह रहा है कि किसी भी पर्सन ने अगर एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन का कॉन्ट्रावेंशन किया तो पेनल्टी लगेगा. दो पार्ट में, क्वांटिफिएबल एंड नॉन क्वांटिफिएबल. अगर क्वांटिफिएबल है, पैसों में तोल सकते हो, तो थ्राइस द अमाउंट. नॉन क्वांटिफिएबल है तो अप टू 2 लाख रुपीज, एंड कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो 5,000 रुपीज डेली. ढूंढिए मत, यहां से नोट कर लीजिए. आया है? ऑब्वियसली रहेगा ही बेटा उसमें. नेक्स्ट इज सेक्शन 16. ध्यान से सुनना. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या बना सकती है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज. डन. सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पावर को यूज करा और अथॉरिटीज कितनी बनाई? 4. पहली कौन है? असिस्टेंट डायरेक्टर. बेटा पहला कौन सा रहेगा? असिस्टेंट डायरेक्टर. दूसरा डेप्यूटी डायरेक्टर. नेक्स्ट एडिशनल डायरेक्टर. नेक्स्ट ईडी. आया. अब असिस्टेंट डायरेक्टर के पास पावर क्या रहेगा? कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी रिगार्डिंग कॉन्ट्रावेंशन, कि भाई मार्केट में चेक करो किसने फेमा का कॉन्ट्रावेंशन किया है. अब अगर कॉन्ट्रावेंशन 75 लाख रुपीस से कम का है तो डेप्यूटी डायरेक्टर केस देखेगा. आया. अगर 75 लाख से 1 करोड़ तक का केस है तो कौन देखेगा? एडिशनल डायरेक्टर. अगर 1 करोड़ से ऊपर का केस है तो मुबारक हो, आपको ईडी मिली है. आया. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. आया. डन. अब उन्होंने कहा अपील. ठीक. 4 अथॉरिटीज कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? बोलो भाई. असिस्टेंट डायरेक्टर. दूसरा डेप्यूटी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. अगर कोई भी पर्सन असिस्टेंट डायरेक्टर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किसके पास जाएगा? डायरेक्ट स्पेशल डायरेक्टर. कौन से फॉर्म में? फॉर्म 1. आया. ठीक. असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब आप 1 करोड़ के अंदर वाली केस में आ रहे हो, तो आप 45 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकते हो. किसे? विथ 5,000 रुपीज. आया समझ में? हाँ या ना? फॉर्म का पैसा समझ में आया? अगर आप किसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, एडिशनल डायरेक्टर या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो आप कौन सा फॉर्म फिल करोगे? कितने दिन में अपील करोगे? किसके पास? ट्रिब्यूनल. यू कैन अपील टू ट्रिब्यूनल. कितने रुपए का फॉर्म है? 10,000 रुपए. डन. हाँ या ना?
अगर आप स्पेशल डायरेक्टर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो किधर जाएंगे? फॉर्म 2 45 डेज 10,000 आया ना? मतलब असिस्टेंट और डेप्यूटी के लिए कौन है अथॉरिटी? स्पेशल डायरेक्टर। डन। वेयरएज अगर एडी एडिशनल डायरेक्टर और ईडी है तो सीधे केस कहां चले जाएगा? ट्रिब्यूनल। आया? हाँ या ना? ट्रिब्यूनल से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, विद इन 60 डेज आप कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट। डन बेटा? आया? अपील एंड एडजुडिकेशन सिंपल है, समझ में आया? पक्का? ठीक। अब उन्होंने एक चीज और बोली, अपीलेट ट्रिब्यूनल बहुत अच्छे से केस सॉल्व करेगा, पर 180 डेज के अंदर अंदर केस सॉल्व हो जाना चाहिए। डन? डन? बोलो। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट। अच्छा, कुछ टॉपिक बच गए हैं, रुकिए रुकिए रुकिए। पहला क्या है? कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन क्या कहता है कि अगर आप वॉलेंटरीली एडमिट कर रहे हो, आपने खुद से मान लिया कि गलती से गलती हो गई, मैं अपने आप को गलती मानता हूं और आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं, तो आप फेमा में क्या कर सकते हो? कंपाउंडिंग के लिए जा सकते हो। आया समझ में? पक्का? ठीक है। किसके पास जाओगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आया? ठीक। रिजर्व बैंक वो रिपोर्ट किसको देगा? ईडी। कि चला एक बार चेक करके बताओ जानबूझ करके करा है या गलती से। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब आपके पास कोई चारा नहीं बचा, जब आके क्या बोल रहे हो? गलती हो गई। गलती नहीं हुई है, जानबूझ करके करा है, सोल्यूशन नहीं दिख रहा तो। डन? आया? नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक। मैं अगर इन पेपर सेट करता तो मैं रिजर्व बैंक जरूर पूछता, क्योंकि फेमा तक पढ़ते पढ़ते इंसान ढेर हो गया। अब उसने क्या छोड़ दिया? रिजर्व बैंक की खुद से लिख देंगे, तो क्या पूछ लो? आया? रिजर्व बैंक क्या कहता है कि फेमा के पास पावर है कि वो किसको पावर देती है? आरबीआई टू इशू डायरेक्शन टू डील इन आया? फिर आया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब समझना, उन्होंने क्या करा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताया। किसका? आरबीआई। आरबीआई में सबसे बड़ा हेड कौन होगा? गवर्नर। कौन है गवर्नर आरबीआई का? पक्का? जल्दी चेक करके बताओ कौन है, पता तो होना चाहिए। शक्तिकांत दास तो नहीं है, चेंज हो गया ना? आप लोगों को नहीं बताया कि मैं जा रहा हूं? शक्तिकांत दास जी ने नहीं बताया आप लोगों को कि मैं गवर्नर का पद छोड़ रहा हूं? अपने आप को अपडेट कर लो जल्दी ऑनलाइन। हाँ, संजय नहीं सर, संजय मल्होत्रा। मेरे घर का नहीं है, आपके घर का भी नहीं है भाई। संजय मल्होत्रा रिसेंट में ही चेंज हुए हैं। शक्तिकांत दास थे, आज कौन है? डन? मुकेश सर ने बताया था। डन? ठीक। गवर्नर के नीचे कौन आएगा? डेप्यूटी गवर्नर। डेप्यूटी के नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, देन चीफ जनरल मैनेजर, सॉरी पहले कौन आएगा? प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर। फिर कौन आएगा? जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर। फिर चीफ भी हटा दो क्या? फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन सपोर्टिंग स्टाफ। सर ये लर्न करना है, नहीं करने का है? आया? एक बार रीड कर लेना बस कि सबसे पहले कौन आएगा? टॉप नॉच अथॉरिटी गवर्नर। कौन है? संजय मल्होत्रा जी। डन? फिर आएगा डेप्यूटी, फिर आएगा एग्जीक्यूटिव, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर। प्रिंसिपल हटाओ, चीफ जनरल मैनेजर। चीफ हटाओ, जनरल मैनेजर। आया? फिर डेप्यूटी, फिर असिस्टेंट, फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर। आया?
डन, आया। नेक्स्ट इज मेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक, स्टार मार्क करो, एग्जाम में आता है, जल्दी मार्क करो, एग्जाम में आता है। सबसे पहला मॉनिटरी अथॉरिटी, इंडिया में मॉनिटरी पॉलिसी कौन मैनेज करता है? डन। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा कम होगा, कौन देखेगा? आरबीआई, पढ़ा है हमने एसएल में, हाँ। सेकेंड, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इंडिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कौन मैनेज करता? नेक्स्ट इज मैनर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पूरा फॉरेन एक्सचेंज, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा सब कौन देखेगा? नोट छापने का मशीन किसके पास है? आया, हाँ या ना? बोले बाबा दे दे मुझे नोट छापन दी मशीन, तो वो मशीन किसके पास है? आरबीआई। फिर पूरे इंडिया में प्रमोशन और डेवलपमेंटल फंक्शन किसका? आरबीआई। डन। फिर ये तो आपको पता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ऑनलाइन क्यूआर स्कैन कर देते हो आप, हाँ या ना? ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, मोबाइल नंबर से भी पेमेंट हो जाता है, पेमेंट गेटवे से भी पेमेंट हो रहा है, हाँ। तो उन्होंने बोला ये सब रेगुलेट कौन करता है? मतलब अगर मैं आपको बोलूं यूपीआई, या फिर यूपीआई सिस्टम सुना है आपने, हाँ या ना? यूपीआई आईडी, हाँ, मोबाइल नंबर से पेमेंट भी होता है, तो ये सब कौन मैनेज करता है? आरबीआई। आया, डन। और इससे सारे रिलेटेड फंक्शन, बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बिहाफ पर ट्रांजैक्शन कौन देखता? आरबीआई। एंड लास्ट, बैंक्स को रेगुलेट कौन करता? आरबीआई। इसी के साथ ट्रक भरकर बधाइयां, चैप्टर कंप्लीट। डन, पक्का? जल्दी, गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, फटाफट इसको रिवाइज करिए।